हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमित सर। स्वागत है आपका मेरे चैनल विस्डम स्टडी सेंटर मल्हीपुर में। आज मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने जा रहा हूं और उसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। क्या नाम है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण, इंग्लिश में अगर कहें तो पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब हम चलते हैं कि सबसे पहले वर्गीकरण क्या होता है। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना, समूह में बांटना या फिर अलग रखना। जैसे कि मान लीजिए कि आपके क्लास में वर्ग में बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उसको एक लड़कों के समूह में अलग कर दिया जाता है, फिर लड़कियों का समूह अलग कर दिया जाता है। लड़कियों के समूह में भी ढेर सारे समूह, 2-3 समूह बना दिया जाते हैं। समूह बना करके किसी काम को किया जाता है। शादी विवाह का अगर ओकेजन होता है तो उस ओकेजन में क्या होता है कि अगर एक आदमी अकेले किसी कार्य को करेगा तो उसे करने में काफ़ी टाइम लगेगा, कार्य करने में बहुत सी प्रॉब्लम आएगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग क्या करते हैं कि सदस्यों के बीच काम का क्या करते हैं, बंटवारा कर देते हैं। ठीक वही जो है स्थिति रसायन विज्ञान के क्षेत्र में हुआ। प्रारंभ में लोगों को कम तत्वों की जानकारी थी, जिसके कारण लोग जो है आसानी से तत्वों के बारे में पढ़ लेते थे। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे की ओर बढ़ा और 19वीं शताब्दी आते आते लोगों को लगभग 31 तत्वों की जानकारी 1829 तक हो चुकी थी। जब 31 तत्वों की जानकारी हुई तो उसको पढ़ना कठिन हो गया। मतलब क्या कि उसके गुणों को पढ़ना, भौतिक गुण, रासायनिक गुण या फिर उसका जो है उपयोग, ये सब को पढ़ने में जो है काफ़ी लंबा समय लगता था। इसलिए जो है समय की बचत करने और अध्ययन को आसान बनाने के लिए जो है क्या किया गया कि तत्वों को समूह में बांट दिया गया। समान गुण वाले तत्व एक समूह में रख दिए गए, एक ग्रुप में रख दिए गए, ताकि उस ग्रुप में से अगर एक एलिमेंट के बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं तो पूरा एलिमेंट का प्रॉपर्टीज हमको मालूम हो जाता है। तो चलिए, सबसे पहले है तत्वों का वर्गीकरण को हम समझ लिए, क्या होता है बांटना। अब है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। आवर्ती का मतलब होता है दोहराना। जैसे कि झूला में अगर हम झूलते हैं तो क्या होता है, झूला एक बार जाता है, पुनः फिर उसी स्थिति में आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर पुनः उसी स्थिति में आ जाता है। तो वही हुआ आवर्ती। तो हम तत्व को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें कि पुनः जो है कुछ अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व आ जाएं। जैसे कि पीरियडिक टेबल में अगर आप ग्रुप 1 को देखेंगे तो उसमें हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। तो हम देखते हैं कि लिथियम का जो प्रॉपर्टीज है वो सोडियम से मैच करता है, सोडियम का प्रॉपर्टीज पोटेशियम से मैच करता है। यानी लिथियम से अगर नीचे आते हैं तो सोडियम लिथियम के जैसा गुण दिखा रहा है, फिर सोडियम से नीचे पोटेशियम। तो एक अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व क्या हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं। इसी को कहते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ऐसा वर्गीकरण कर देने से रसायन विज्ञान का अध्ययन क्या हो गया, आसान हो गया। अतः तत्वों के वर्गीकरण का उद्देश्य यही था कि रसायन विज्ञान के अध्ययन को आसान कर देना, और यह सिलसिला 19वीं शताब्दी में शुरू हो गया। तत्वों के वर्गीकरण का सिलसिला कब शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी में शुरू हुआ। चलिए हम इसको लिख करके देखते हैं। किसी मौलिक गुणों के आधार पर तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि एक निश्चित अंतराल के बाद पुनः समान गुण वाले तत्व उपस्थित हो सके, तत्वों का क्या कहलाता है, आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह छूट गया है क्योंकि बोर्ड में चमक थी, इसलिए जो है हम यहाँ गैपिंग कर दिए हैं, ये यहाँ से अटैच हो गया। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कहलाता है। उद्देश्य में अगर आते हैं तो समान गुण वाले एलिमेंट्स को एक वर्ग में रखकर रसायन विज्ञान के अध्ययन को सरल, सुविधाजनक एवं सुस्पष्ट बनाना। उद्देश्य और वर्गीकरण क्या होता है, इस बात को हम जान गए। अब वर्गीकरण का प्रयास कब शुरू हुआ? 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में तत्वों के वर्गीकरण का प्रयास शुरू हुआ। अलग अलग रसायनज्ञों, विद्वानों के द्वारा जो है तत्वों के वर्गीकरण करने का प्रयास प्रारंभ हो गया। तो सबसे पहला प्रयास जिन्होंने किया वो जर्मनी के रसायनज्ञ थे, जिनका नाम था डॉबेराइनर। और डॉबेराइनर ने वर्गीकरण करने के लिए जो सिद्धांत दिया उसको कहते हैं डॉबेराइनर का त्रिक नियम। तो पहले देखिए यहाँ
डॉबेराइनर आए, डॉबेराइनर के बाद ड्यूमा ने सममूलक श्रेणी दिया, इसको होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। 10th में 11 12 में ऑर्गेनिक में आप लोग पढ़ते हैं सजातीय श्रेणी। क्या होता है कि वैसा श्रेणी, कार्बनिक यौगिक का वैसा श्रेणी जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप समान होते हैं लेकिन 2 क्रमागत सदस्य, 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन अर्थात CH2 से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। CH2 से अलग होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के द्वारा, इसको होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से तत्वों का ड्यूमा ने होमोलॉगस सीरीज तैयार किया, तो ड्यूमा का होमोलॉगस श्रेणी हो गया। फिर न्यूलैंड महोदय ने अष्टक नियम दिया। कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम दिया। इसके बाद जो है लोथर मेयर साहब आए। लोथर मेयर और मेंडलीव ये दोनों समकालीन थे। क्या थे? समकालीन। लोथर मेयर और मेंडलीव क्या थे? समकालीन थे, मतलब एक ही समय में दोनों आए थे। लोथर मेयर ने परमाणु आयतन एवं परमाणु भार वक्र बनाया और मेंडलीव ने आवर्त नियम दिया। चूंकि लोथर मेयर ने वर्गीकरण मेंडलीव से पहले कर दिया था, लेकिन मेंडलीव से पहले उनका जो सिद्धांत था वो आ नहीं सका, जिसके कारण आधुनिक आवर्त सारणी जो तैयार किया गया उसका श्रेय जो है मेंडलीव को ही जाता है। मेंडलीव के आवर्त सारणी में त्रुटि जो थी उसको दूर करके हेनरी मोसले नामक रसायनज्ञ ने क्या किया कि आधुनिक आवर्त सारणी तैयार कर दिया, जिसको मॉडर्न पीरियडिक टेबल कहेंगे। इसको हम मॉडर्न पीरियडिक टेबल को नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आते हैं। तो ये जितने भी हुए 19वीं शताब्दी में मेंडलीव तक, उन्होंने तत्वों के मौलिक गुण परमाणु भार को माना और उसी के अनुसार अपना वर्गीकरण किया। तो चलिए, डॉबेराइनर के त्रिक का आधार क्या होगा? परमाणु भार। ड्यूमा के सममूलक श्रेणी परमाणु भार पर आधारित थी। न्यूलैंड का अष्टक नियम परमाणु भार पर आधारित थी। लोथर मेयर का परमाणु आयतन और परमाणु भार वक्र परमाणु भार पर आधारित थी। और मेंडलीव महोदय ने भी तत्वों को परमाणु भार के क्रम में ही व्यवस्थित किया था और तत्वों को वर्गीकृत किया गया। तो इसी को हम लिखे हैं। इन सबों ने तत्वों को, इन सबों मतलब डॉबेराइनर, ड्यूमा, न्यूलैंड, लोथर मेयर, मेंडलीव, इन सबों ने तत्वों को मौलिक गुण के, तत्वों के मौलिक गुण किसको माना? परमाणु भार। और परमाणु भार को मान करके जो है क्या किया? वर्गीकरण किया। तो इनका आधार ये हो गया। चलिए, अब सबसे पहले हम आते हैं डॉबेराइनर महोदय में। डॉबेराइनर महोदय जिस समय अपने वर्गीकरण करने का कार्य कर रहे थे उस समय प्रकृति में लोगों को 31 तत्वों की जानकारी हो चुकी थी। चलिए डॉबेराइनर महोदय में आते हैं। ये है डॉबेराइनर का त्रिक नियम, ट्राइड्स रूल ऑफ डॉबेराइनर। ट्राइड्स रूल ऑफ डॉबेराइनर, ट्राइड्स रूल ऑफ डॉबेराइनर। चलिए, डॉबेराइनर ने ट्राइड्स रूल जो दिया था वो 1829 ईस्वी में दिया। कितना ईस्वी में दिया? 1829 ईस्वी में दिया था। उसके बाद डॉबेराइनर महोदय एक जर्मन रसायनज्ञ थे। डॉबेराइनर कौन थे? जर्मन रसायनज्ञ थे। डॉबेराइनर जर्मन रसायनज्ञ। डॉबेराइनर कितना ईस्वी में नियम दिया? 1829 में। कौन सा नियम दिए? त्रिक नियम, ट्राइड्स रूल। डॉबेराइनर ने कौन सा नियम दिया? त्रिक नियम। कौन सा? त्रिक नियम। डॉबेराइनर त्रिक नियम 1829। डॉबेराइनर त्रिक नियम 1829। कौन थे? जर्मन रसायनज्ञ। और इनके वर्गीकरण का आधार परमाणु भार। डॉबेराइनर के वर्गीकरण का आधार परमाणु भार। और उस समय ज्ञात तत्वों की संख्या 31। चलिए, अब डॉबेराइनर महोदय क्या किए हैं? डॉबेराइनर महोदय ने क्या किया? 1829 में जितना 31 तत्व ज्ञात था उसमें से समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्वों का तीन तत्वों का ग्रुप चुन लिया। क्या चुन लिया? ग्रुप चुन लिया। और उस ग्रुप अर्थात समूह को उन्होंने ट्राइड्स कहा। क्या कहा? ट्राइड्स कहा। सन 1829 ईस्वी में जॉन डॉबेराइनर ने ज्ञात तत्वों में से समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले तीन तत्वों का कुछ समूह बनाया तथा उसे ट्राइड्स कहा। उन्होंने प्रत्येक त्रिक के तत्व को, अब जो ट्राइड्स था उसमें जो तत्व 3 ठो था उसको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में सजा दिया। क्या किया? बढ़ते क्रम में सजा दिया। और फिर बताया क्या कि उसमें जो बीच में तत्व है उसका जो परमाणु भार है उस शेष जो दोनों तत्व हैं उसके परमाणु भार का औसत होगा।
मान का बराबर, औसत मान के लगभग में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही यहाँ लिखे हैं कि उन्होंने प्रत्येक त्रिक के तत्व को उनके बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और कहा क्या कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। चलिए, अब डॉबेराइनर महोदय ने जो उस समय ज्ञात तत्व 31 था, उसमें से 3 ठो त्रिक चुना। हम पहला त्रिक को देखते हैं यहाँ पर। पहला त्रिक जो था उनका, उसमें उन्होंने लिथियम लिया। अब देखिए, लिथियम का परमाणु भार कितना होता है, लिथियम का परमाणु भार लगभग में 7 होता है। लिथियम का परमाणु भार लगभग में 7 होता है। सोडियम लगभग में, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। बीच में कौन सा तत्व आया, सोडियम। और सोडियम का देखिए परमाणु भार कितना है, 23। अब देखिए शेष जो तत्व है उसका हम एवरेज निकालते हैं, औसत। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों अंक को ऐड करेंगे। 7 + 39 और 2 डिजिट है, 2 अंक है, तो 2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड। चलिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, 46 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 23। तो 23 किसका होता है परमाणु भार, सोडियम का होता है। 23 किसका होता है, सोडियम का होता है। कोई दिक्कत है नहीं। फिर आगे जो है हम लोग डॉबेराइनर ने जो और जो त्रिक चुना था उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। फिर उसमें ड्यूमा का सममूलक श्रेणी और न्यूलैंड महोदय के अष्टक नियम को जानेंगे कि न्यूलैंड महोदय का अष्टक नियम क्या था। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लो। धन्यवाद स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सुमित सर।